Hello everyone, this is Danish and today we are going to start a series of lecture on modern Indian history. I welcome you all to the platform of IAS Nama for the preparation of civil services examination. This lecture will primarily focus on the civil services examination, which will have a comprehensive lecture including the syllabus of the prelims, mains and some sort of things that could be asked in interview as well. So let's start with this lecture series. First of all, as this is the starting of the series, we have to have some broad idea about the history of India. And in general, when we divide the history of India, it is divided into three parts. The first one is the ancient Indian history, second is medieval history, and the third one is the modern Indian history. Ancient history, when we see, it is divided into again three parts. अब इसको समझने की जरूरत है सर. क्यों? क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में आपका तीन पार्ट होता है. एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री और एक होता है नॉर्मल हिस्ट्री, हिस्टोरिक टाइम. व्हाट डज मीन अबाउट प्री हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड, वो एज जिसका हमारे पास लिटरेरी एविडेंस नहीं है. वी डू नॉट हैव सम लिटरेरी एविडेंस, या अगर लिटरेरी एविडेंस है भी तो वो बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है. ठीक है सर. जैसे कि पिक्टोग्राफिक वगैरह हो सकता है, जो कि हम लोग देखते हैं जनरली पैलियोलिथिक एज वगैरह में, है ना. तो हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाते, हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है एज सच. दूसरा फेज आता है सर प्रोटो हिस्ट्री का. प्रोटो हिस्ट्री में कुछ लिखी गई चीज़ें तो हैं, लेकिन इट हैज़ नॉट बीन कोडिफाइड टिल नाउ. जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, आईवीसी का, तो आईवीसी के टाइम में हम लोग को देखने को मिलता है कि बोस्टोफिडन स्टाइल में हम लोगों को कुछ स्ट्रक्चर्स या स्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन टिल नाउ इट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड इन इंडिया. मीनवाइल जब हम लोग पैरेलली देखते हैं इसके साथ में जो कुछ एम्पायर्स थे, है ना, तो उस एम्पायर्स में हम लोग देखते हैं लाइक द मेसोपोटामियंस, तो उनके स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर कुछ हद तक कर लिया गया है. ठीक है सर. और बाद की जितनी भी चीज़ें हैं जिसका हमारे पास लिटरेरी एविडेंस होता है, जैसे कि वैदिक एज, जनपद टाइम एंड आफ्टर दैट, दिस ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ठीक है सर. अब है दूसरा मिडिवल हिस्ट्री और लास्ट मॉडर्न हिस्ट्री. तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिमार्केटिंग लाइन, व्हाट इज़ द डेट विच डिवाइड दीज थ्री टाइम पीरियड, दीज हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. तो हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब देखते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री की बात की जाती है, कब तक की जाती है सर? 750 CE के आसपास में. अब ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट 750 के बाद से कोई एक मेडिवल पीरियड चालू हो जाता है. नो, बिकॉज हिस्ट्री एक फेज में डेवलप होता है, एक ट्रांजिशन होता है उसमें, राइट. तो वो ट्रांजिशन जो जनरली हम लोग को देखने को मिलता है वो 750 के आसपास में देखने को मिलता है, जब इमर्जेंस ऑफ पालाज, राष्ट्रकूटाज, इन सब का और ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो हम लोग को देखने को मिलता है वो पीरियड. एट द सेम टाइम 712 के टाइम में जब अरब्स का इन्वेजन होता है इंडिया में, मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट वन टू अराइव इन इंडिया, है ना, फर्स्ट इन्वेजन टुक प्लेस इन दैट. तो वो पीरियड भी डिमार्केट करता है कि अब मिडिवल पीरियड का स्टार्ट हो गया है, राइट. मिडिवल हिस्ट्री जनरली हम लोग 750 या 700 के आसपास से स्टार्ट होके वो जाता है 750 के आसपास में या 710-12 के आसपास में. इसको हम लोग अपने हिसाब से याद रखने के लिए रखेंगे कि 700 के आसपास तक जाता है सर. ठीक है सर. अगेन दिस इज नॉट कि एग्जैक्टली कोई डेट होगा, दिस इज अगेन अ ट्रांजिशन. लेकिन वो क्या पॉइंट था, मेन ट्रिगर पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था डेथ ऑफ औरंगजेब. डेथ ऑफ औरंगजेब कब होता है सर? 1707 में, 1707 में. जब डेथ ऑफ औरंगजेब होता है तो मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, एंड दिस डिसइंटीग्रेशन जो होता है ये मुगल को ओवरथ्रो कर देता है पावर से, एंड द राइवलरीज बिटवीन द यूरोपियन पावर जो कि आ चुके होते हैं वो स्टार्ट होता है, एंड वी विल प्रोसीड फर्दर. मॉडर्न हिस्ट्री में उसकी बाद की चीज़ें हैं कि आफ्टर दैट जब ब्रिटिशर्स हमारे पे कॉलोनाइज करने चालू करते हैं, विद फर्स्ट दे केम एज ट्रेडर्स एंड दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग अस, वो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस एंड देन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, इन सब को हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. तो ये जो लेक्चर सीरीज है वो कॉन्सेंट्रेटेड होने वाला है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे. बाकी के लेक्चर्स जो मेडिवल और एंशिएंट के हैं वो भी सब्सिक्वेंटली हम लोग इस चैनल पर लॉन्च करने वाले हैं. ठीक है सर. अब सबसे पहले जो दिक्कत आती है एस्पिरेंट्स को, वो आती है कि सर डेट्स को कैसे याद रखें, क्या डेट्स याद रखना इंपॉर्टेंट भी है? तो आपको ध्यान में ये चीज़ रखना है कि डेट्स जो है वो आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है. अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैं आपको कुछ एविडेंस दिखाऊंगा जहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस में डायरेक्टली यूपीएससी में पूछे जाते हैं डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को. इवन मेंस में भी मैं लास्ट के 2-3 सालों में कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसा दिखा दूंगा आपको जिसमें डायरेक्टली अगर आपको डेट का ब्रॉड आइडिया नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द आंसर टू दैट. दूसरी बात है सर, ये डेट्स एक डॉट्स हैं अलग अलग, इन डॉट्स को कनेक्ट करता है हमारा जो बीच की कहानी होती है.
तो अगर ये डेट्स हमें याद हैं तो मुझे डॉट्स याद हैं, अगर बीच की कहानी याद है तो कि पूरा का पूरा हिस्ट्री मुझे अच्छे से ग्रास्प हो सकता है। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट अंडरमाइन द वैल्यू ऑफ डेट्स एट ऑल। उसके बाद हम लोग आज के टाइम में जो भी काम कर रहे हैं उसको कोरिलेट करने में मदद करता है कि हमारा पास्ट में 500 साल पहले, 800 साल पहले, 200 साल पहले चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं, है ना। तो ये एक फेज्ड मैनर में जो चेंज देखा जाता है इन दिस सोसाइटी, इस सोसाइटी को स्टडी करने में हमारा डेट्स हेल्प करता है हमें। ठीक है सर। दूसरी बात, जब हम किसी को आंसर देते हैं, किसी को तर्क देते हैं, यूपीएससी के मेंस के आंसर को जब लिखते हैं और उसमें डेट्स और सेंचुरीज़ को मेंशन करते हैं तो ये वजन दे देता है आपके आंसर को, एंड दैट गिव्स क्रेडिबिलिटी टू द आंसर एंड इट विल बी हाईली रिवार्डेड बाय द यूपीएससी। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये डेट्स जो हैं आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है अदर एग्जाम्स में, जैसे कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं या कोई वनडे एग्जाम्स वगैरह होता है, उसमें भी डायरेक्टली डेट्स पूछे जाते हैं, है ना। लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट का डेट पूछ देगा, बंगाल पार्टीशन का डेट पूछ देगा, ये सब स्टेट पीसीएस में आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर हिस्ट्री पढ़ तो लेते हैं, समझ आ जाता है एट दैट मोमेंट, लेकिन फिर विथ टाइम भूल जाते हैं, क्योंकि या तो हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करते हैं, डेट्स पे फोकस करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ कहानी पे फोकस करते हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक को लेके चल रहे हैं, यू आर बाउंड टू एक्चुअली फॉरगेट दैट इन सम टाइम पीरियड। तो आपको बेटर रिटेंशन के लिए आपको डेट्स और उनका रिलेशन, उनके पीछे की कहानी अगर आपको पता है तो आपको लॉन्ग टर्म रिटेंशन हो सकता है। ठीक है सर। फिर इंटरलिंकेजिंग बिटवीन द डेट एंड द इवेंट इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ फैक्ट्स याद कर लेना आपके लिए बर्डनसम हो जाएगा। अगर मैं आपको डेट्स लिख के दे दूं, इतना तारीख को ये हुआ, इतना डेट को ये हुआ, और एक लिस्ट बना के अगर आपको दे दूं, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा मैं। बट दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू। पहली बात, क्योंकि आपके पास एनालिसिस के नाम पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। दूसरी बात, आपको ये बर्डनसम लगेगा क्योंकि आपको ये याद रखना और इसको रिटेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो होल पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज गोइंग टू deliver you with facts as well as a comprehensive analysis behind that dates, है ना, ताकि आपको एक इंटरलिंकेज समझ में आए। डिफरेंट फेज मैनर में जो सोसाइटी में चेंजेस हुआ है उसको आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने बोला कि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट उस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, है ना। जैसे कि PYQ है, ये बोल रहा है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। तो सर क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट द पर्पस राइट नाउ, क्योंकि ये सब चीज़ मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। बट एट दिस मोमेंट आई जस्ट वॉन्ट टू यू टू फोकस ऑन दिस फ्रेज। व्हाट इज दैट? इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का मतलब हुआ 1600 ऑनवर्ड्स, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब हुआ 1625 के आसपास की बात कर रही है, राइट। तो अगर ये बोल रहा है कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी कहाँ पे फैक्ट्रीज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना लगाया था, तो इसका आंसर जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा सिर्फ ब्रोच में लगाया था। ठीक है सर। तो वन ओनली आंसर। अभी आंसर डिस्कस करना इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मैं जस्ट आपको ये इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लें तो ये बोल रहा है द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 कब तक लास्ट करता है। अब सर बंगाल पार्टीशन सब लोग जानते हैं कि 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन ने किया, है ना। लेकिन इसमें पूछा कि उसका एनलमेंट कब होता है। तो आप हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किंग जॉर्ज जो थे उन्होंने एब्रोगेट किया था कर्जन्स के एक्ट को, रॉयल दरबार जब दिल्ली में लगा था 1911 में। और ये भी चीज़ आप याद रखिए कि यूपीएससी इज द हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द PYQ इटसेल्फ, बट इट विल बी फ्रेम्ड इन सच अ मैनर दैट यू विल नॉट बी एबल टू गेस कि ये PYQ से ही आया है। हो सकता है अगली बार इस डेट से या इस इवेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन निकाल के पूछे जाएँ। आई विल इंश्योर कि आपको उस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि जितने PYQs हैं उन सब के सारे ऑप्शंस के साथ, एनालिसिस के साथ आपको इन्फॉर्मेशन समझाया जाए और दिया जाए। ठीक है सर। अगला एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। तो आपको तुरंत यहाँ पे ट्रैक करना है कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग यानी कि 1900s के शुरुआती में बात कर रहा है। तो इस टाइम पे इंडिगो कल्टीवेशन का डिक्लाइन का कारण क्या था? तो सबसे पहले बोल रहा है पीजेंट्स रेजिस्टेंस टू ऑपरेसिव कंडक्ट। नहीं, आपको देखने में लगेगा ओवरऑल कि सारे रीजन कुछ ठीक ठाक से लग रहे हैं, है ना। फिर नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो और गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्लांटर्स। लेकिन एक्चुअल जो आंसर इसका 20th सेंचुरी के लिए वैलिड है वो ये है बिकॉज इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशंस। और ये जो न्यू इन्वेंशंस क्या हैं, किस तरह से इसको समझा जाए, ये जब हम लोग लेक्चर में प्रोसीड करेंगे तो मैं आपको डिटेल्ड वे में समझाऊंगा। अगेन सर
ये सिंपली क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ। अगर हमसे पहले पूछता है या क्रोनोलॉजी पूछता है, जो कि हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू हैव द आइडिया ऑफ व्हाट इज द डेट और व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट इवेंट। अब जैसे सर यहाँ लिखा है स्वामी दयानंद एस्टैब्लिश आर्य समाज, तो आर्य समाज का अगर आपको आइडिया हो तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1885 में, है ना सर। ये था गो बैक टू वेदा, गो बैक टू वेदा का स्लोगन दिया था दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। तो ये 1885 आपको याद होना चाहिए था। और ये भी देखिएगा दूसरा ऑप्शन दे रहा है, दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा है। तो दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण कब लिखा है, इसका अगर मैं आपको अभी बता दूं तो ये है 1858 टू 1859 के आसपास में लिखा है, ठीक है सर। ये एक बंगाली प्ले है, बेसिकली बंगाली प्ले, ठीक है सर। अब दूसरा देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ। अब ये आपको आइडिया अभी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जस्ट फैक्ट्स के लिए कि ये 1882 में लिखा गया था, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। और लास्टली बोल रहा है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है सर। तो इसका जब आप पढ़ेंगे हम लोग तो आपको पता चलेगा कि ये इवेंट हुआ था 1864 में। अब देखिए कितने क्लोज डेट्स लिखे हैं यहाँ पे, 1885, यहाँ 58, 82 और ये 64। आपको लगता है कि आपको बिना डेट्स याद किए ये क्वेश्चंस जितने भी डिस्कस किए ये आपसे सॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप बिल्कुल भी मार्केट से मिसलेड ना हो कि डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, यू ओनली हैव टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट। नो, यू हैव टू फोकस ऑन द डेट्स एज वेल एज द कॉन्सेप्ट्स इक्वली, ठीक है सर। ये तो हम लोगों ने देखे प्रीलिम्स के बारे में। अब आपको लगेगा सर प्रीलिम्स के लिए सिर्फ थोड़ी ना पढ़ना है, मेंस के लिए बताइए। डेफिनेटली ये 2-3 साल पुराने क्वेश्चंस मैं आपके सामने निकाल के लाया हूँ, मेंस के क्वेश्चन। इसको देखिए, क्लैरिफाई हाउ द मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बेसेट विद द स्पेक्टर ऑफ फ्रैगमेंटेड पॉलिटी। अगर आपको आइडिया नहीं है कि मिड 18th सेंचुरी में क्या हाल था, क्या सिचुएशन था, क्या क्या इवेंट्स हुए थे, तो आप इस आंसर को लिखने का सोच भी नहीं सकते, राइट। तो फॉर राइटिंग दिस आंसर यू हैव टू हैव द आंसर ऑफ, यू हैव टू रिमेंबर कि 1750 के आसपास के क्या क्या इवेंट्स थे और उस तक क्या हुआ था। जैसे कि मैं अगर आपको समझाऊं तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद जो है मुगल्स का डाउन फेज चालू होता है ना, फ्रैगमेंटेशन ऑफ मुगल्स होते हैं। तो उसके बाद क्या क्या इवेंट्स होता था, वो सारे इवेंट्स को डिस्कस करना है। इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, सक्सेसर स्टेट्स, राइवलरीज इंटरनल, ये सब इस आंसर का डिमांड है सर। तो अगर आपको ये टाइम फ्रेम नहीं आइडिया होगा, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस अगेन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज देयर अ सडन स्पोर्ट इन द फमीन इन द कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी। अगेन ये बोल रहा है 1750s के आसपास में, है ना। और उसके बाद सडन स्पॉट इन फमाइन क्यों देखा गया कॉलोनियल इंडिया में। तो यहाँ पे हम लोगों को आइडिया होना पड़ेगा कि भैया जो इंडियन रेवेन्यू सिस्टम जो था ब्रिटिश का, वो किस तरह सा, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, लैंड टैक्स के बारे में बात करना, और उसको डेट्स के साथ और इवेंट्स के साथ जब हम जोड़ के इसका आंसर लिखेंगे, देन इट विल बी अ कंप्लीट आंसर एंड यू विल गेट अ गुड मार्क्स। फिर सर बोल रहा है, सिंस द डेकेड ऑफ 1920 the national movement acquired various ideological strands and thereby expanded its social base. Discuss. बोल रहा है 1920 ऑनवर्ड्स जितने भी मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट जो था, उसमें बहुत सारे आइडियोलॉजिकल फ्लेवर ऐड हो गया था बेसिकली, जिसने उसके बेस को बढ़ा दिया था। तो इसमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, है ना, इन सब के बारे में हम लोगों को बात करना है कि ये कैसे हुआ और क्यों इसको इंक्लूड किया, और इससे किस तरह से हमारा जो नेशनल मूवमेंट था उसका ब्रॉड हो गया स्ट्रक्चर। लेबर्स जो थे, किसान जो फार्मर्स थे, उनका मूवमेंट्स, इन सब को इंक्लूड करते हुए आपको इस आंसर को लिखना था। अगेन आपको डेट्स और इवेंट्स के साथ इसको लिखेंगे, ओनली देन यू विल गेट गुड मार्क्स। तो ये तो सर हम लोगों ने आइडिया लिया कि वाई टू स्टडी हिस्ट्री विथ होल हार्टेड इन्फॉर्मेशन एंड वाई डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है सर। अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं जो आप इस लेक्चर सीरीज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करता हुआ लेक्चर होने वाला है, ठीक है सर। आपको अलग से मेंस के लिए या किसी चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक मिलने वाला है यहाँ पे, है ना। यूपीएससी के कुछ थीम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो रेगुलरली पूछे जाते हैं। उन थीम्स को स्पेशली पिकअप करके उस थीम वाइज हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर स्पेशल हमारा फोकस होगा ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स, है ना। कुछ टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल यूपीएससी नहीं पूछती, उसको हम लोग उतना फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज दैट विल नॉट बी एक्चुअली बेनिफिशियल, और जो टाइम कॉस्ट मैनेजमेंट है वो उसका उतना फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है पॉसिबल, वो भी मैं आपको इस लेक्चर के थ्रू बताऊँगा, ताकि आपको मेमोराइज करना, चीज़ों को याद रखना आसान हो जाए।
फिर हम लोग प्रीवियस ईयर्स, जैसे कि हम लोग जितने भी हमारे सीरीज़ चल रहे हैं लेक्चर के, या वो इकोनॉमी का हो या वो पॉलिटी का हो, हम फोकस करते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का साथ साथ में डिस्कशन होता रहे, ताकि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आप क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएँ। उसके साथ हम लोग बीच बीच में लेक्चर लेके ये भी सीखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। अब आंसर राइटिंग एक मोनोलिथ नहीं है सर, कि आपको एक आंसर राइटिंग का पैटर्न हो गया उसी पे आंसर लिख रहे हैं। एक्चुअली में जब GS1 की आंसर राइटिंग करते हैं उसका थोड़ा फॉर्मेटिंग अलग होता है, GS2 का करते हैं अलग होता है, GS3 अलग होता है, और GS4 तो बिल्कुल अलग होता है ना। तो आपको ये याद रखना है कि एक वन फिट ऑल अप्रोच वाला यहाँ पे काम नहीं होगा। तो पर्टिकुलरली हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे, उनको किस तरह से एड्रेस किया जाए उसका डिस्कशन होगा इस लेक्चर सीरीज में। और याद रखिएगा, हर कुछ जो होगा वो पूरी तरह से स्टिक टू द सिलेबस होगा, है ना, जो UPSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस मेंशन्ड है। और लास्ट में एक एडेड एडवांटेज जो होगा इस सीरीज के एंड में वो ये होगा कि लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए मैं आपको एक फैक्ट शीट प्रोवाइड करवाऊंगा। जब पूरी की पूरी हिस्ट्री की कहानी आपके दिमाग में होगी और ये फैक्ट शीट को आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले उसको रिवाइज करके जाएंगे, देन यू विल हैव बेटर कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन एंड यू विल बी एबल टू टैकल द एग्जाम इन अ बेटर वे। ठीक है सर, तो आइए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जैसे कि हम लोगों ने बोला कि 1700 के आसपास से स्टार्ट होता है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी बैकग्राउंड कहानी को सबसे पहले देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यूरोप में रेनेसा होता है। रेनेसा क्या होता है, इसको बोलते हैं एज ऑफ इनलाइटनमेंट, एज ऑफ इनलाइटनमेंट। अभी हम लोग आगे भी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये एक्चुअल में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो यूरोप का रेनेसा हेल्प करता है बिल्ड करने में एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। आप क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो था वो सिस्टम ऑफ चर्च था, है ना। चर्च वॉज द सोल अथॉरिटी, जो भी चर्च बोलता था आवाम जो थी, पब्लिक जो थी, उसको मानती थी। विथ द एज ऑफ एनलाइटनमेंट पीपल स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों हो रहा है, इज दिस रियली वैलिड, इज दिस ट्रू। दिस स्पिरिट ऑफ रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग एक्चुअली लेड टू एज ऑफ एनलाइटनमेंट। इंडिया में हम लोग देखते हैं उसके बाद मुगल्स का फॉल होता है, फॉल ऑफ मुगल्स 1707 ऑनवर्ड्स। ये डेट 3 बार मैं अब तक डिस्कस कर चुका हूँ एक ही लेक्चर में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि डेथ ऑफ औरंगजेब हुआ था 1707 में। ठीक है सर, फिर हम लोग देखेंगे इस चीज़ को जैसे इवेंट होता है, रेनेसा होता है, तो वहाँ से यूरोप से आपको यूरोपियंस जो है वो इंडिया में आते हुए देखते हैं। वो बेसिकली ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखें कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया कैसे होता है, कौन आते हैं, क्या क्या करते हैं, किस तरह से वो ट्रेड करते हैं, है ना, उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि वो आपस में उनका क्लैश हो जाता है, जो पोर्टुगीज़ होते हैं, जो डच होते हैं, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इन सब के बीच में आपस में सुप्रीमेसी ऑफ पावर के लिए या सुप्रीमेसी ऑफ हु विल एस्टैब्लिश मोर नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड हु विल ट्रेड मोर, उसके लिए लड़ाई चालू हो जाती है सर। ठीक है सर, इवन यहाँ तक बात नहीं रुकती है, यहाँ पे राइवलरी जो है वो इंडियन रूलर्स के साथ भी स्टार्ट हो जाती है जब वो इंटरफेयर करना चालू करते हैं इंटरनल अफेयर में। जब हम लोग देखते हैं एंग्लो कर्नाटिक वॉर, तो इसमें आपको देखने मिलता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स में जो यूरोपियंस थे वो इंटरफेयर करना चालू करते हैं। फिर सर हम लोगों को जब देखते हैं कि सुप्रीम पावर इनमें जो उभर के आता है वो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित ना होते हुए स्टार्टेड टू कॉलोनाइज इंडिया। तो ये कॉलोनाइजेशन का हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो क्या क्या स्टेप्स लेता है, क्या क्या पॉलिसी फ्रेम करता है एंड हाउ इट एक्चुअली कॉलोनाइज्ड इंडिया। फिर उसके बाद जब हमारा एज ऑफ एनलाइटनमेंट इन इंडिया चालू होता है इन दी स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी के बाद से, राम मोहन राय को पायनियरिंग बोलते हैं उसके लिए, उसके बाद हम लोग भी रियलाइज होता है कि वाई वी आर सब्जुगेटेड टू सम ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, रादर वी शुड स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंस, वी शुड स्ट्राइव फॉर फ्रीडम। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और फाइनली हम लोग देश को, भारत को आज़ाद करा देंगे 1947 में, 15 अगस्त 1947। So this is the whole story that we are going to cover. This is the basically broad themes that we are going to cover. तो जैसा हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले यूरोप में रेनेसा आता है। सर ये होता क्या है रेनेसा? अभी हम लोगों ने देखा कि रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ और रिवाइवल, मतलब किसी चीज़ का पुनर्जन्म होना, है ना, उसको बोलते हैं रेनेसा। तो यहाँ पे ऐसा क्या जन्म हो गया था सर? यहाँ पे जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आ गई थी लोगों के बीच में। इससे पहले के टाइम को डार्क एज बोला जाता था, अब ये एज ऑफ इनलाइटनमेंट हो जाता है, एज ऑफ इनलाइटनमेंट। ऐसा क्या क्या चीज़ें हम लोग को चेंजेस देखने को मिलती हैं? तो आर्ट, लिटरेचर, इन सब को बूम मिलता है इस फेज़ में। लोग अपने अपने इंटेलेक्ट को
इंटेलेक्ट को आगे आने देते हैं, राइट। वो लोग लिखना चालू करते हैं, व्हाट दे फील, व्हाट अबाउट देयर रीजंस, अबाउट देयर थॉट्स। और ये आर्ट एंड लिटरेचर में हम लोगों को एक रिवाइवल देखने को मिलता है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आती है, जैसे इससे पहले जो चर्च का आदेश होता था, चर्च वॉज द सोल अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी। अब लोग क्वेश्चन करने लगे चर्च को कि चर्च जो कह रहा है क्या वो सही कह रहा है। जैसे कि एक बहुत पुरानी फिलॉसफी मानी जाती थी कि फ्लैट अर्थ कॉन्सेप्ट। लोग अब रीज़न चालू करने, क्वेश्चन करना चालू किए कि इज़ इट रियली ट्रू, क्या सही में अर्थ फ्लैट है। उसके बाद अगर हम लोग देखें सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से, तो एंड ऑफ फ्यूडलिज्म हुआ। फ्यूडलिज्म के बारे में डिटेल हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स में देखेंगे। फ्यूडलिज्म जिसमें लैंड बेस्ड डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाती थी। फिर हम लोग देखते हैं सर इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स होता है। अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरीज, अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसोफर्स इन सब के बारे में लिखना और बताना चालू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस होता है, जिसमें हम लोग को याद रख सकते हैं आप, यूज़ ऑफ टेलीस्कोप बाय गैलीलियो। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का यूज़ किया और ये बेसिकली एक स्टेप बना जिससे हम लोग नेविगेशन, यूरोपियन जो थे वो नेविगेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसका एक तरह से इन्वेंशन होता है। फिर एक पॉइंट है मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म को सर आपने बिल्कुल अलग तरह से हाईलाइट किया। ये क्या था? ये बेसिकली एक इकोनॉमिक थ्योरी था, इकोनॉमिक थ्योरी जिसमें स्टेट के क्या क्या स्टेप्स होंगे टू हैव कंट्रोल ओवर इट्स रिसोर्सेज, ताकि स्टेट को एक प्रोटेक्टरेट स्टेट बनाया जाए, है ना, फ्रॉम द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग कंट्रीज। ठीक है सर, आपको इतना ही जानना है, बहुत डिटेल जानने की आपको ज़रूरत नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है सर, अब स्टार्ट करते हैं फॉल ऑफ मुगल्स। जैसा हम लोग जानते भी हैं ब्रॉडली कि मुगल्स जो है वो स्टार्ट होता है 1526। ये डेट आपको याद रखना है और ये बाबर के एक्सेशन से होता है, बाबर जब थ्रोन में आता है, राइट। 1526 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट बिकॉज इस डेट को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है सर, उसके बाद मुगल्स का रूल चालू होता है। उसके बाद अलग अलग रूलर्स आते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, XYZ। उसके बाद फाइनली जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर था वो था औरंगजेब। सर क्या उसके बाद कोई रूलर ही नहीं आया मुगल में? बिल्कुल आए, उसके बाद भी लोग आए, है ना, लेकिन दे वर नॉट एबल्ड रूलर, जिसके वजह से फ्रेगमेंटेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर होता है। दे वर वेरी मच ऑक्यूपाइड इन देयर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कि उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन पे, कंट्रोल पे फोकस ही नहीं रहता है। They lost their focus, they lost their control, and ultimately the loss of power. That is the Mughal power. ठीक है सर, और इसका डिटेल तो ऑफ कोर्स मेडिवल हिस्ट्री के हम लोग कोर्स में जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि 1526 से लेकर 1707 के बीच में मुगल के ग्लोरियस पीरियड माना जाता है। अब ये डिसइंटीग्रेशन का कारण क्या होता है? सबसे पहला, ये अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है आपका, ठीक है, कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर्स फॉलोड बाय द डेथ ऑफ औरंगजेब। सबसे पहला वॉर ऑफ सक्सेशन। जैसे ही मुगल का कोई इंसान रूलर मरता था, है ना, तो उनके बच्चों की भी लड़ाई चालू हो जाती थी कि अब नेक्स्ट जो सक्सेसर होगा वो कौन बनेगा, बिकॉज लॉ ऑफ प्रोमोजिनेचर जो था वो फॉलो नहीं होता था। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ा लड़का होगा दैट विल बी द उत्तराधिकार, दैट विल बी द नेक्स्ट रूलर, सक्सेसिव रूलर। लेकिन इस तरह की कोई पॉलिसी मुगल्स फॉलो नहीं करते थे। दैट इज़ वाई देयर वर कॉन्स्टेंट राइवलरी एंड कॉन्फ्लिक्ट कि कौन पावर में आएगा। जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि दारा शिको और शाह सुजा, इन सब के बीच में लड़ाई होती है औरंगजेब के बाद में कि कौन रूलर बनेगा, राइट। फाइनली हम लोग देखते हैं कि बहादुर शाह जो है वो नेक्स्ट रूलर बनते हैं आफ्टर सक्सेशन। फिर दूसरा पॉइंट क्या है सर? औरंगजेब की पॉलिसी। औरंगजेब को जाना जाता है रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की वजह से। तो इस रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की वजह से और इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदूज, इसके वजह से उसने सपोर्ट को लूज़ कर दिया राजपूत्स के, और उसको बैकलेस मिलना चालू हुआ इंडियन रूलर्स के द्वारा। ठीक है सर, इसके बाद जो औरंगजेब के बाद जितने रूलर्स आए थे वो वीक रूलर थे, वीक सक्सेसर थे, जिसने अथॉरिटी को पकड़ के नहीं रखा। बहादुर शाह रीन केम अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वीक, वर्थलेस एंड लग्जरी लविंग किंग्स। साहेब आलम, जैसे आप लोगों ने फ्रेज सुना होगा, शाह आलम टू, आलमगीर टू, दिस वर ऑल नॉट मच एबल रूलर। इन लोगों ने फाइनली मुगल्स का जो डिमाइस में उसको डिमाइज करने में हेल्प किया, बेसिकली आप बोल सकते हैं। फिर ट्रेजरी का एम्प्टी होना वो स्वाभाविक था। क्यों था सर? कि शाहजहां का जो जील था फॉर द कंस्ट्रक्शन, औरंगजेब्स का लॉन्ग वॉर इन द साउथ, ये सब क्या कर रहा था? ट्रेजरी को डिप्लीट कर रहा था, रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे। दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट रीज़न, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक पावर नहीं होगी तब तक एक एडमिनिस्ट्रेशन भी पावरफुल नहीं हो सकता है। तो पैसा बहुत ज़रूरी है फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेजन देखने को मिलते हैं हमें, जिसमें नादिर शाह
अहमद शाह अब्दाली, ये लोग जो हैं इस चीज़ को एज अ लूप होल देखते हुए दे स्टार्टेड अटैकिंग। और इस चक्कर में यहाँ पे हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट था इंडिया का, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट था, इधर से आक्रमण चालू होता है कॉन्स्टेंटली अफगान रूलर्स का। फिर चैलेंज फ्रॉम द रीजनल पावर भी होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर भी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी कुछ सक्सेसर स्टेट्स चालू होते हैं स्टार्ट होना, हैदराबाद, बंगाल, है ना, कर्नाटक, ये सब सक्सेसर और इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो था, ये भी एक्चुअली में मुगल्स के डिमाइज को करने में मदद करता है। और साथ ही साथ सर राइज ऑफ मराठास के बारे में जान लीजिए आप, क्योंकि मराठास एक टाइम में बहुत पावरफुल हो गए थे एंड देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द पावर एक्चुअली मेड देम पावरफुल इनफ कि अब मुगल्स की सुप्रीमेसी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, राइट। तो राइज ऑफ मराठा वाज आल्सो अ रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल्स। ठीक है सर, ये रीजन आपका तैयार हो गया, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से, इसमें आप एग्जांपल्स ऐड ऑन कर लीजिएगा, द आंसर विल बी परफेक्ट। अब देखिए, हम लोगों ने देखा कि यूरोप में रेनेसा हुआ। ये रेनेसा होता है 15th सेंचुरी के आसपास में, राइट, यानी 1400 ऑनवर्ड्स। और ये रेनेसा के बाद वहाँ के यूरोपियंस जो थे उन लोगों ने डिस्कवर किया कि अगर हमको ट्रेड करना है तो हम लोगों को सी रूट्स के थ्रू हम लोगों को इंडिया जाना होगा, क्योंकि इस सी रूट को खोजने से पहले भी इंडिया का ट्रेड यूरोप से हो रहा था। इंडिया बहुत एंशिएंट टाइम से ही स्पाइसेस के लिए बड़ा फेमस था, और यूरोप जिस तरह से एक कोल्ड नेशन है, कोल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, दे नीड स्पाइसेस, राइट, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द मीट्स एंड द फूड आइटम्स। तो शुरुआत से ट्रेड हो रहा था। लेकिन जब रेनेसा आया तो जो दो बड़े प्लेयर थे, कौन कौन, पोर्टुगल और स्पेन, इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को दो भाग में बांटा। और इस मैप को आप देखिए अगर, तो केप वर्डे आइलैंड को एक बाउंड्री लाइन बनाते हुए जो पोप थे उन्होंने डिवाइड किया और बोला कि जो ईस्टर्न पार्ट है दैट विल बी द अथॉरिटी ऑफ और द मोनोपोली ऑफ द पोर्टुगीज़, वहाँ पे पोर्टुगीज़ ट्रेड करेंगे, और इस तरफ वेस्टर्न पार्ट में आपका स्पेन ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलास। ये ट्रीटी जो पोर्टुगीज़ और स्पेन के बीच में होता है, इस ट्रीटी का नाम याद रखिएगा, टॉर्डिसेलास बोलते हैं। ये 1494 में होता है। ठीक है सर। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया होता है। तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया टर्म क्यों यूज़ किया जाता है सर? क्योंकि अगर आप देखें कि यूरोप यहाँ पे, राइट, ये यूरोप, यहाँ पे पोर्टुगल और स्पेन है, तो अर्लियर जो ट्रेड था यूरोप का वो इस तरह से लैंड रूट से हुआ करता था, राइट। डिस्कवरी इसलिए नहीं बोला गया कि इंडिया का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, डिस्कवरी इसलिए बोला गया क्योंकि सी रूट से इसे खोजा गया, राइट, सी रूट से इसको खोजा गया इंडिया को। एंड दिस न्यू रूट वाज अ रिमार्केबल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि इसने पूरे यूरोपियंस के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। तो सर आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि सर आखिर लैंड से जब कर रहे थे तो ये सी रूट क्यों खोजने की ज़रूरत पड़ गई? दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड एंड वी आर गोइंग टू सी आंसर टू दिस, व्हाई सी रूट। तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि यूरोप में बाइजेंटाइन एम्पायर हुआ करता था, जिसको हम लोग ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहते हैं। उसका रूल चलता है 330 AD से लेके 1453 AD तक। अब सोचिए सर, 1453 AD तक चल रहा था बाइजेंटाइन एम्पायर। 1453 में क्या होता है, जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, जो कैपिटल था उसका, उसको ऑटोमन्स जो था उन लोग कैप्चर कर लेते हैं, राइट। और इस वजह से जो हमारा ट्रेड जो था वेनिस एंड जिनेवा का वो कम हो जाता है। मतलब इस वजह से यहाँ से जो ट्रेड इस रूट से हो रहा था वो कम हो जाता है, राइट सर। अब आपको जैसे हम लोग जस्ट अभी डिस्कस किया कि इंडिया ऑलरेडी ट्रेड में इन्वॉल्व था, है ना। इंडियन के जो प्रोडक्ट्स थे, स्पाइसेस वगैरह, वो यूरोपियन मार्केट में जाते थे थ्रू अरब मुस्लिम्स इंटरमीडियरीज। अब अरब मुस्लिम्स का इस पूरे रूट में, यानी कि रेड सी में भी और ये लैंड रूट से भी पूरी की तरह से अरब्स का मोनोपोली हो गया। ये मोनोपोली होने के कारण ये बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह वसूलने लग गए थे यूरोपियन से। दैट इज़ वाई यूरोपियंस वेयर इन नीड एंड शोड कीन इंटरेस्ट कि अगर मुझे कोई सी रूट मिल जाए इंडिया तक पहुंचने का, देन दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल फॉर देयर ट्रेड। ठीक है सर। एंड इसी वजह से यूरोपियंस जो थे उन्होंने सी रूट का खोजना चालू किया एंड डिस्कवर्ड इंडिया। तो सर डिस्कवरी ऑफ इंडिया का श्रेय किसको जाता है? तो जैसा हम लोगों ने देखा था ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलास में कि पोर्टुगीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था, अथॉरिटी मिला था कि ईस्टर्न पार्ट में जाएं। तो पोर्टुगीज़ की तरफ से जो नेविगेटर था वास्को डा गामा, ही इज़ नोन टू हैव डिस्कवर्ड इंडिया बाय द सी रूट, डिस्कवर्ड इंडिया, ठीक है, सी रूट के द्वारा। अब ही अराइव्ड एट कैलिकट एंड वेलकम्ड बाय द लोकल रूलर ज़ैमोरिन। तो जो कैलिकट होता है, आप इसको अगर देखें कि ये इंडिया है, राइट, तो ये जो कोस्ट है, इस कोस्ट में आके सबसे पहली बार यहाँ का जो लोकल रूलर था ज़ैमोरिन, उसका टाइटल था,
उसने वेलकम किया सबसे पहली बार वास्को ड गामा का। अब याद ये भी रखिएगा कि ज़ैमोरिन वॉज द टाइटल ऑफ द रूलर, इट वॉज नॉट द नेम। नेम क्या था? इसका नाम था मना विक्रमा। आप यहाँ पर से नोट कर सकते हैं इसको, मना विक्रमा। इस रास्ते ने ओपनड अप द सी रूट फॉर द वेस्टर्न यूरोप टू ईस्ट बाय द वे ऑफ केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जो था वो बेसिकली सदर्न मोस्ट टिप यहाँ पे अफ्रीका के नीचे में था। तो सबसे पहली बार जब ये लोग यहाँ पे आते हैं वास्को ड गामा, तो यहाँ पे इनको एक अरब मर्चेंट्स मिलता है, राइट। फिर वहाँ से, जिसका नाम था माजिद, राइट, ही टुक हिम टू इंडिया। वो बोला कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ सर, आइए मैं लेके चलता हूँ कैलिकट। और ये जो रास्ता दिखाया, दैट इज़ वाई केप ऑफ गुड होप बिकेम द वे फॉर इंडिया। ठीक है सर, इसलिए वास्को ड गामा को हम लोग क्रेडिट देते हैं फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया थ्रू द सी रूट। अब इसके बाद सिर्फ यूरोप में पोर्टुगीज़ ही नहीं, बाकी के यूरोपियन पावर्स भी धीरे धीरे इंडिया में आना स्टार्ट करते हैं। और ये पूरी कहानी हम लोग इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में अब धीरे धीरे आगे कंप्लीट करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोर्टुगीज़ के बारे में, उनके पॉलिसीज़ क्या थे, इंपॉर्टेंट रूलर्स क्या थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। फिर हम लोग डच के बारे में भी देखेंगे। फिर हम लोग इंग्लिश के बारे में देखेंगे, खास करके इंग्लिश में उन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एस्टैब्लिश करती है अपने पावर को। फॉलोड बाई लास्ट टू कम दैट इज़ फ्रेंच। तो इन सब को पढ़ेंगे एंड देन इट विल जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस था दैट विल बी कंप्लीटेड ओवर हियर। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं, है ना, और बाकी के हम लोग आगे में हम लोग प्रोसीड करेंगे। थैंक यू ऑल। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होता है, तो अगर आप कमेंट में नहीं लिख सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन यूज़ टेलीग्राम। आप इस टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, या ईमेल आईडी है मेरा जिसमें आप ईमेल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है सर, ओके सर, चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।